हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन क्षरण क्या होता है और ई वेस्ट मैनेजमेंट। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रदूषण, ये इसमें आगे ही हम ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है और एक दो वीडियोस के बाद ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि रासलीला लोकनाट्य फ्रेंड्स जो है वो कहाँ का है। तो देखिए वो उत्तर प्रदेश का है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का है और ये इस ज़्यादातर क्या है भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होता है ये लोकनाट्य। ठीक है। तो हमने और कौन कौन से पढ़े थे, हमने पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था भांड पथेर, वो था कश्मीर का। स्वांग पढ़ा था, वो था हरियाणा का। और हमने एक और पढ़ा था नौटंकी, वो कहाँ का था, यूपी का। और रासलीला भी यूपी का। ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कौन कहाँ का है। अब हम देखेंगे ओजोन चरण। ठीक है। देखिए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमारे जो ऊपर का वायुमंडल है उसमें एक परत है, जो होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है एक समताप मंडल। ठीक है। उस पर क्या है, एक ओजोन जो हम गैस होती है उसकी एक परत पाई जाती है चारों ओर। ठीक है। एक चादर सी समझ लीजिए। और ये चादर ना हमें बचाती है। किस चीज़ से बचाती है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीव समुदाय को कई स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करती है। ये समझ लीजिए जो ओजोन की जो लेयर है, एक तरीके से समझ लीजिए एक चादर है जो हमें बचा रही है। ठीक है। किससे बचाती है, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेस आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है। और उसको नीचे नहीं आने देती हम तक। तो इस तरीके से क्या है, हमारी सुरक्षा करती है ये ओजोन परत, ओजोन लेयर। और ये पृथ्वी के जीव समुदाय, जितना भी पृथ्वी का जीव समुदाय है उसकी सुरक्षा करती है। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारक क्लोरीन है। अब देखिए हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करने लगे हैं कि इस जो परत है जो हमारे लिए ज़रूरी है उसमें भी क्या है, छेद होता है। छेद मतलब ऐसा वाला छेद नहीं होता है जैसा आपको लगेगा, मतलब जो ओजोन की लेयर होती है वो वहाँ से हट जाती है ना। तो ओजोन परत में छेद का क्या कारण होता है, किस कारण से होता है, तो देखिए क्लोरीन एक उसका एक मेन कारण होता है। क्लोरीन का एक अणु 1 लाख ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है। देखिए क्लोरीन का एक अणु, आप सोचिए 1 लाख ओजोन के जो अणु होते हैं उनको तोड़ देता है। ओजोन परत में छेद सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा अंटार्कटिका में देखा गया। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ओजोन परत में छेद कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में, फॉरमैन द्वारा। ओजोन परत की सघनता मापने की इकाई डॉप्सन है। अगर कभी आ जाए डॉप्सन किस चीज़ को मापने की इकाई है, तो देखिए ओजोन परत की सघनता, इसकी डेंसिटी कितनी है ओजोन लेयर की, ये हम डॉप्सन से नापते हैं। और देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण का एक प्रभावी कारक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC बोलते हैं शॉर्ट में, ये ओजोन लेयर हटने का एक मेन कारण है। क्योंकि देखिए इसका उत्सर्जन ये कहाँ से इसका उत्सर्जन होता है, कहाँ से निकलती है, देखिए जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होता है, स्प्रे है, प्लास्टिक विनिर्माण इत्यादि से होता है। ठीक है। जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो क्या है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। थर्मोन्यूक्लियर हथियार, औद्योगिक उत्सर्जन तथा रासायनिक उर्वरक के कारण उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन क्षरण में भूमिका निभाते हैं। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी ओजोन क्षरण होता है। ठीक है। और ये उत्पन्न किससे होता है, ये थर्मोन्यूक्लियर हथियार, औद्योगिक उत्सर्जन और रासायनिक उर्वरक के कारण ये उत्पन्न होता है। और देखिए कौन सी ऐसी गैसेज है जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म इत्यादि रसायनों के कारण भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी गैसें भी जो है हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। कभी आ जाएगा 1 2 3 करके तो आपको बताना होगा, तो इसलिए आप इनके नाम याद रखिए। अब देखिए ओजोन परत से क्या होता है, मतलब ओजोन जब लेयर हटती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। इससे पराबैंगनी किरणों की तीव्रता बढ़ जाती है जिससे कैंसर जैसा रोग होता है। तो देखिए ये हमारी जो है अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी सुरक्षा करती है ओजोन लेयर। लेकिन जब वो हट जाती है तो अगर वो डायरेक्ट आएगी तो उससे क्या है, कैंसर जैसा रोग हो सकता है। पराबैंगनी किरणें पौधों के विकास को प्रभावित करती हैं। इससे प्रजातियों की संरचना में बदलाव आ जाता है। ठीक है। जो प्रजातियां हैं उनकी जो संरचना है वो बदल जाती है। तो ये पौधों के विकास को भी प्रभावित करती हैं। ओजोन परत में हो रहे छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो ये हमारी ओजोन लेयर
को रोकने से रिलेटेड है, ठीक है, समझौता एग्रीमेंट। तो ये 1987 में हुआ था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिसमें यह तय किया गया कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायनों के उपयोग में कटौती की जाए। तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें उन रसायनों को उपयोग को कम करना है, और ये देखिए काफी सफल भी रहा बाकी के मुकाबले। अब देखिए कि सल्फान क्या है। देखिए एंडोसल्फान एक खतरनाक कीटनाशक है। ये कीटनाशक है जो कि 80 देशों में प्रतिबंधित है। इतना खतरनाक है तो कि 80 कंट्रीज में ये बैन है। 1970 के दशक के बाद टी मॉस्किटो से निपटने के लिए कर्नाटक के काजू विकास निगम तथा केरल सरकार ने काजू बागान पर इसका प्रयोग किया था। इन इसे दोनों संबंधित राज्यों के निवासियों में विभिन्न मानसिक और शारीरिक विकृतियों के लिए जिम्मेदार पाया गया। तो देखिए अगर इसको यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो देखिए इससे कई सारी मानसिक और शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो गई। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने एंडोसल्फान पर अखिल भारतीय प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये ना एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको याद रखनी है, अगर कभी आ जाए कि एंडोसल्फान क्या है तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक है जैव शौचालय, बायो टॉयलेट। देखिए भारतीय रेल, जो हमारी रेल चलती है ना, ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल IRDRDO बायो टॉयलेट्स के विकसित किए हैं। तो देखिए हमारे रेल के लिए क्या है, डीआरडीओ के साथ मिलके जो हमारी इंडियन रेलवे है उसने डीआरडीओ के साथ मिलकर बायो टॉयलेट डेवलप किए हैं। भारतीय रेल ने अपने सभी डिब्बों में मानव अपशिष्ट निर्वहन मुक्त जैव शौचालय स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। इससे पटरियों के क्षरण को रोकने के अलावा साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो देखिए जो बायो टॉयलेट्स हैं वो उससे क्या होता है कि ये ना जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक है, उसको ट्रीट करता है। कैसे? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं उसके उससे, ठीक है। और क्या होता है इस प्रोसेस में, जो डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, और जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो कंपोस्ट लाइक मटेरियल में बदल जाता है। और कंपोस्टिंग करता कौन है? देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, तो वो करते हैं, ठीक है, कंपोस्टिंग। तो पहले क्या था, आपने देखा होगा जो रेलवेज होते हैं उनमें पहले कैसे टॉयलेट्स होते थे कि जो सब कुछ होता था वो पटरियों पे गिरता रहता था, और पटरियों का भी क्षरण वो भी खराब होती रहती थी। लेकिन अब इससे क्या है, सही रहेगा। तो इसलिए बनाए जाएंगे बायो टॉयलेट्स। कभी पूछा जा सकता है कौन बनाया, तो देखिए डीआरडीओ इंडियन रेलवे के साथ मिलकर डेवलप किया है इसको, और ये स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है। देखिए मैंने आपको पहले की वीडियोस में पढ़ाया था ई वेस्ट क्या होता है ना। अब हम पढ़ेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो उस पॉल्यूशन को निपटाना, जो हम इतना चीज़ें पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उस पॉल्यूशन को निपटाना भी, मतलब उसको ख़त्म भी तो करना है। तो अब ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि उस पॉल्यूशन को हम हटाएं कैसे, है ना, जो हमने कर दिया है। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। ई वेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मोबाइल है, टीवी है, जो भी आप सब यूज़ कर रहे हैं वो ई वेस्ट हो जाता है। तो देखिए एक तो इसकी तकनीक है लैंड फिलिंग। यह समांतर नगरीय क्षेत्रों में अवशिष्ट गड्ढे नुमा भाग होता है, जिसमें ई वेस्ट कचरे को लाकर डंप किया जाता है। पूरा भर जाने के बाद इसे मिट्टी से भर दिया जाता है। तो यही होता है। देखिए लैंड फिलिंग का मतलब यही होता है कि गड्ढा बनाया जाता है, उसमें ये सारा कचरा भर दिया जाता है और उसको उसे ऊपर मिट्टी से भर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ई वेस्ट है वो बहुत टाइम में मतलब वो होगा, है ना, ये आप जानते हैं कि जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, ये सालों तक रहेगा मिट्टी में, है ना। तो इसलिए लैंड फिलिंग बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अब देखिए एक तरीका होता है दहन, ठीक है, इंसिनरेशन। ये वाला पूछा गया था, इंसिनरेशन। भस्मीकरण एक निपटान विधि है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का दहन शामिल है। भस्मीकरण में अपशिष्ट को 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है। इसमें देखिए जो भी कचरा है उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाएंगे, ठोस सबसे राख गैस और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए राख गैस ऊर्जा निकलती है, इससे उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग हम बिजली बनाने में कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है कि जो एनर्जी निकल रही है वो बिजली बनाने में यूज़ हो सकती है। इसे खतरनाक कचरा, हजार्डस वेस्ट जैसे जैविक चिकित्सा अपशिष्ट निपटाने के लिए एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण अपशिष्ट निपटान की पद्धति में विवाद है। देखिए जो इसमें क्या है, फिर गैसीय प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक प्रदूषण खत्म कर रहा है लेकिन दूसरी जगह पॉल्यूशन हो रहा है, तो इस कारण ये भी इतनी अच्छी विधि नहीं है। अब देखिए ई कचरा प्रबंधन नियम
2060 में ये रूल्स आए थे। ई कचरा नियमों में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो CFL होता है तथा पारा वाले अन्य लैंप और ऐसे उपकरण भी शामिल किए गए हैं। तो अब देखिए ये जो CFL वगैरह है ये भी क्या है, ई वेस्ट में आएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे देश में एकल प्राधिकार देगा। तो देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है वो ई कचरा प्रबंधन करता है, ठीक है। ई कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने, मतलब करता नहीं है, इसके लिए मतलब एक प्राधिकार है ये, है ना। कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने के काम में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार होती है। तो देखिए जो ई कचरा होता है, देखिए इस जो इनको मतलब नष्ट करते हैं उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी है। नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। अगर मतलब ई कचरा अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होता है तो उसके उल्लंघन पर दंड भी दिया जा सकता है। भारत में ई वेस्ट उपचार की तकनीक, ठीक है। एक कौन सी टेक्निक्स है ई वेस्ट उपचार की, तो देखिए एक है परिशोधन, शुद्धिकरण, जिसे डीकंटेमिनेशन कहते हैं। सबसे पहले धातुओं को अलग किया जाता है, उसके बाद उनका परिशोधन, शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें पहले क्या है, धातुएं अलग कर ली जाती है। एक होती है विखंडन, विनष्टीकरण, डिसमेंटलिंग। ई वेस्ट का विखंडन फैक्ट्री में इकट्ठा किया जाता है। इसमें विभिन्न धातु को अलग अलग बिन डिब्बे में डाला जाता है। तो इनकी ये शॉर्ट में टेक्निक्स है। अब हम आगे भी कुछ टेक्निक्स जो बची हुई है वही हमें पढ़नी है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।